आपण मागच्या वेळेस लेसन चालू केलं होतं एन्व्हायरमेंटल मॅनेजमेंट. आपण मागच्या वेळेस स्पेशल डे ऑब्झर्व केला होता 23 मार्च वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे. आज से अपन चालू करने वाले हैं इम्पोर्टेंस ऑफ वेदर इन द लिविंग वर्ल्ड. 6 के 6 पॉइंट है, बराबर ध्यान में रखो. डेली वेदर एंड ऑल्सो लॉन्ग टर्म क्लाइमेटिक कंडिशंस इन्फ्लुएंस ह्यूमन लाईफस्टाईल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. जे रोजचं वातावरण आहे आणि समजा भरपूर दिवसापासूनची जे क्लायमॅटिक कंडिशन्स आहे ते माणसाच्या जीवनावर, माणसाच्या लाईफस्टाईलवर प्रभाव करतात डायरेक्टली किंवा इनडायरेक्टली. डेली वेदर ॲज लॉंग टर्म क्लायमॅटिक कंडिशन इन्फ्लुएन्स ह्युमन लाईफस्टाईल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. लँड, water bodies, plants and animal collectively form the natural environment on earth. नेचुरल एनवायरनमेंट या अर्थ पे कैसा बनता है तो 4 चीज़ों से. एक पहला है लैंड, बाद में है वाटर बॉडीज, बाद में है प्लांट्स और बाद में एनिमल्स. लैंड, वाटर बॉडीज, प्लांट्स एंड एनिमल कलेक्टिवली फॉर्म द नेचुरल एनवायरनमेंट ऑन अर्थ. दिस एनवायरनमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म. और वो एनवायरनमेंट रिस्पॉन्सिबल है ऑर्गेनिज्म के डेवलपमेंट के लिए. एंड जैसा पानी है, जैसी ज़मीन है, जैसे प्लांट्स है एक पर्टिकुलर रीजन में अवेलेबल, जैसे एनिमल्स है एक पर्टिकुलर रीजन में अवेलेबल, वैसी अपनी डेवलपमेंट रहती है. यानी अपनी माने कोई भी ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट रहती है. तो ये फर्स्ट पॉइंट बराबर ध्यान में रखना कि नेचुरल एनवायरनमेंट कहाँ से बनता है और नेचुरल एनवायरनमेंट के कारण डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म होती है. ये पूरा फर्स्ट पॉइंट में अपने ध्यान में रखना. डेली वेदर हैज़ ग्रेट इन्फ्लुएंस ह्यूमन लाइफस्टाइल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. लैंड, वाटर बॉडीज, प्लांट एंड एनिमल कलेक्टिवली फॉर्म द नेचुरल एनवायरनमेंट ऑन अर्थ. दिस एनवायरनमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म. द क्लाइमेट ऑफ a particular region helps to determine the diet, clothing, housing, occupation and lifestyle of the people of that region. एका ठराविक जागेचं, एका ठराविक ठिकाणाचं क्लायमॅट कसं आहे, ॲव्हरेज कसा आहे ते ॲटमॉस्फेरिक कंडिशनचा, याच्यावर मॅक्झिमम गोष्टी डिपेंड करतात किंवा ठरवतं ते की बाबा काय कोणती गोष्ट खायला पाहिजे, कोणता तुमचा पेहराव असला पाहिजे, तुमचे घरं कसे असले पाहिजे, तुमचं प्रोफेशन कसं राहील आणि तुमचं एकंदरीत तुमची लाइफस्टाइल ते सांगत जाईल. एंड कोई भी क्लाइमेट रहा तो क्लाइमेट बताएंगे अपने को कोई भी एरिया का कि कैसा रहने का है, कैसा खाने का है, कैसा पीने का है, कैसा क्लॉथिंग रहेगा, कैसा घर रहेगा, कैसा जॉब मिलेंगे वहाँ पे. The climate of a particular region help to determine the diet, clothing, housing and occupation and lifestyle of the people of that region. For example, the characteristic lifestyle of Kashmiri and Rajasthani people. आता कॅरेक्टरिस्टिक लाईफ म्हणजे तुम्हाला एक रिमार्केबल लाईफस्टाईल पाहायला भेटते काश्मीरच्या लोकांमध्ये. त्यांचा पेहरावरनं तुम्हाला समजते की तिथलं वातावरण कसं राहू शकते, की तिथे भरपूर थंडी असते, त्यांचे घरं कसे राहतात हे तुम्हाला त्यांच्या पेहऱ्यावरनं, त्यांच्या घरावरनं माहीत पडते. असंच थोड्याफार प्रमाणात तुम्हाला राजस्थानी लोकांचं सुद्धा माहीत पडते. त्यांच्या क्लॉथिंग, हाऊसिंग, ऑक्युपेशन आणि लाईफस्टाईलनुसार की भरपूर टेम्परेचर असते. आणि टेम्परेचरचा म्हणजे काश्मीर आणि राजस्थानीच्या करता एकदम घेतलेलं आहे. काश्मीरमध्ये भरपूर थंडी असते तर राजस्थानमध्ये भरपूर टेम्परेचर असते. म्हणून यांचे कॅरेक्टरिस्टिक लाईफस्टाईलसुद्धा यांची डिफरंट असते. 10 नंबरचा पॉईंट नीट लक्षात ठेवा. एखादा क्लायमॅट असतो, क्लायमॅट एखादा पर्टिक्युलर रिजनचा क्लायमॅट असतो, तो डिटरमाइन करतो 5 गोष्टी: डाएट, क्लॉथिंग, हाऊसिंग, ऑक्युपेशन अँड लाईफस्टाईल ऑफ द पीपल ऑफ दॅट रिजन.
For example, the characteristic lifestyle of Kashmiri and Rajasthani people. Salinity of marine water. समुंदर का पानी में कितना क्षार है, कितना सॉल्टनेस है, कितना सॉल्टी है, या वो लहर कैसे तैयार हो रही, फॉर्मेशन ऑफ ओशनिक करंट, या वाटर साइकिल कैसे ऑपरेट हो रही, वाटर साइकिल आर ऑल रिलेटेड टू वेरियस वेदर एंड क्लाइमेटिक फैक्टर. ये सब रिलेटेड रहता वेदर और क्लाइमेटिक फैक्टर के ऊपर. क्या क्या बोला है, 3 चीज ध्यान में रखो. थर्ड पॉइंट में salinity of marine water, formation of oceanic current, water cycle, etc. are all related to various weather and climatic factors. Various climatic factors bring about the weathering of rocks in the earth crust. क्लाइमेटिक फैक्टर्स के कारण जो बड़ा सा रॉक रहता है उसका धीरे धीरे उसमें से क्या बोलते हैं उसको छोटे छोटे भाग में उसका रूपांतर हो सकता है. और डिपेंड करता है क्लाइमेटिक फॅक्टर्स अँड वेदरिंग ऑफ रॉक. वेदरिंग ऑफ रॉकचा अर्थ होतो की रॉक्स मधनं वाळू बाहेर पडणं किंवा छोटे दगड बाहेर पडणं किंवा रॉक मोठासा दगड तुटून जाणे. तर हे डिपेंड करते वेदरिंग ऑफ रॉक इन द अर्थ क्रस्ट. Various climatic factors bring about the weathering of rocks in the earth crust. हे तिथल्या क्लायमॅटिक फॅक्टरवर डिपेंड करते. Climate plays an important role in the formation and enrichment of soil. Climate play an important role in the formation and enrichment of soil. Means कि जो सॉइल तैयार होती है, जो उसमें न्यूट्रिशन रहता है, उसके लिए महत्व की भूमिका बजाता है क्लाइमेट. माइक्रोब्स इन द सॉइल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल. दिस प्रोसेस डिपेंड अपॉन द वेरियस क्लाइमेटिक फैक्टर. जो माइक्रोब रहता है, जो जमीन के अंदर रहता है, वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑर्गेनिक मटेरियल फॉर्मेशन के लिए. और ये भी प्रोसेस डिपेंड करती है क्लाइमेटिक फैक्टर के ऊपर. माइक्रोब्स इन द सॉइल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल. दिस प्रोसेस डिपेंड अपॉन द वेरियस क्लाइमेटिक फैक्टर. तो ये 6 इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंस ऑफ वेदर इन द लिविंग वर्ल्ड. कि पहला अपन ने देखा लाइफस्टाइल. सेकंड में 5 चीज ध्यान में रखना. सेकंड पॉइंट में टिक मार करके रखो बराबर अच्छे से बुक में. डाइट, क्लॉथिंग, हाउसिंग, ऑक्यूपेशन एंड लाइफस्टाइल ऑफ दैट पीपल. बाद में थर्ड पॉइंट 3 पॉइंट बराबर ध्यान में रखना. सैलिनिटी ऑफ मराइन वाटर, फॉर्मेशन ऑफ ओशनिक करंट, वाटर साइकिल. ये सब वेदर और क्लाइमेटिक फैक्टर के ऊपर डिपेंड करते हैं. क्लाइमेटिक फैक्टर के कारण फोर्थ पॉइंट में वेदरिंग ऑफ रॉक होता है. बाद में क्लाइमेट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन एंड एनरिचमेंट ऑफ सॉइल. फिफ्थ पॉइंट सॉइल का. और छठा पॉइंट माइक्रोब का, कि माइक्रोब ऑर्गेनिक मटेरियल तैयार करता है जो जमीन के अंदर रहते हैं, माइक्रोब इन द सॉइल. और ये प्रोसेस डिपेंड करती है वेरियस क्लाइमेटिक फैक्टर के ऊपर. Thus it is very clear that the study of meteorology is very important from the viewpoint of human life. इसका मतलब ये होता है कि मेट्रोलॉजी की पढ़ाई करना ये बहुत महत्वपूर्ण है एज फार एज ह्यूमन लाइफ इज कंसर्न. ये पूरे 6 के 6 पॉइंट क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है. ये इंपॉर्टेंस के 6 के 6 पॉइंट गिव द एग्जांपल of the importance of climate in the living world with explanation in your own word. तो ये 6 के 6 पॉइंट बराबर लर्न करना, ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है. ये आपने लर्न करके रखना है. नेक्स्ट उसके नीचे का पैराग्राफ वो एक बार देख लो. While ascertaining the climate of a particular region, a review of earlier studies of the various aspects of climate is very important. कोणत्याही रिजनचं क्लायमेट सांगायचं असेल तर पहिलेचा अभ्यास हा ग्राह्य धरतात. A review of earlier studies of various aspects of climate is very important.
एंड कोई भी अपने को अंदाज बताने का है कि सामने क्या होने वाला है, तो पहले कैसा क्या हुआ है उसका पढ़ाई करनी पड़ती है। उसके लिए एक डिपार्टमेंट रहता है, उसको बोलते हैं अपन मेट्रोलॉजी। जो मेट्रोलॉजी फोरकास्टिंग करता है, मैंने आपको पहले ही बताया था कल के वीडियो में, आप एक बार देख लो बराबर। मोस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव एस्टैब्लिश्ड मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट फॉर मेकिंग एंड रिकॉर्डिंग सच ऑब्जर्वेशन। फिर सालों साल पहले कैसा क्या हुआ था, कौन से समय में तूफान आया था, कौन से वक्त ज़्यादा बारिश हुई थी, कौन से साल में बहुत कम बारिश हुई थी, ये सब रिकॉर्ड मेंटेन करता है एक डिपार्टमेंट, उसको बोलते हैं अपन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट। तो हर कंट्रीज का अलग अलग डिपार्टमेंट रहता है। मोस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव एस्टैब्लिश्ड मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट फॉर मेकिंग एंड रिकॉर्डिंग सच ऑब्जर्वेशन। और वो डिपार्टमेंट के पास ऑब्जर्वेटरी रहता है। ऑब्जर्वेटरी मानी क्या, एक रूम रहती है, रूम माने ऑफिस रहता है, कार्यालय रहता है, कि जिसमें सब ये जो जो उनको सामान लगता ऑब्जर्वेशन के लिए या रीडिंग लिखने के लिए, वो पूरा वहाँ पे मौजूद रहता है। दिस डिपार्टमेंट हैव ऑब्जर्वेटरीज विच आर इक्विप्ड विथ मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट अँड टेक्नॉलॉजी। सगळे इन्स्ट्रुमेंट, सगळ्या टेक्नॉलॉजी तिथे असतात आणि त्या रूमला आपण ऑब्झर्वेटरीज म्हणतो, की ज्या ठिकाणी रिडिंग घेतल्या जातात, ज्या ठिकाणी सगळा रेकॉर्ड मेंटेन केला जातो या मेट्रोलॉजी म्हणजे काय, ॲटमॉस्फिरिक कंडिशनचा जे फोरकास्टिंग सांगते ती मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट, की पुढचं क्लायमेट कसं राहणार आहे, पुढचं वेदर कसं राहणार आहे पुढच्या दिवशीचं. तर त्यांची जी रूम असते त्याला म्हणतो आपण ऑब्झर्वेटरीज. आणि ऑब्झर्वेटरीमध्ये सगळे इन्स्ट्रुमेंट असतात आणि सगळ्या टेक्नॉलॉजी असतात, की त्यांना समजते की आता रेनफॉल किती होणार आहे, हवा कोणत्या किती तास प्रति किलोमीटरनी वाहते आहे, टेम्परेचर किती राहणार आहे, या सगळ्या गोष्टी मोजण्याचे त्यांच्या जो इन्स्ट्रुमेंट असतात. दिस डिपार्टमेंट हॅव ऑब्झर्वेटरीज विच आर इक्विप्ड विथ मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट एंड टेक्नोलॉजी. एक बार फिर से ये पैराग्राफ ध्यान में रखो. वाइल असर्टेनिंग द क्लाइमेट ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन, a review of earlier studies of various aspect of climate is very important. हर कंट्री के पास उनका मेट्रोलॉजी का डिपार्टमेंट रहता है रीडिंग लिखने के लिए, रिकॉर्डिंग के लिए. मोस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव एस्टैब्लिश्ड मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट फॉर मेकिंग एंड रिकॉर्डिंग सच ऑब्जर्वेशन. दिस डिपार्टमेंट है ऑब्जर्वेटरी माने ऑफिस, कार्यालय, रूम, कि जिसमें सब इंस्ट्रूमेंट और टेक्नोलॉजी रहते हैं कि जो रिकॉर्डिंग कर सकेंगे. द डिपार्टमेंट है ऑब्जर्वेटरीज विच आर इक्विप्ड विथ मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट एंड टेक्नोलॉजी. इफ प्रेजेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस आर एनालाइज. प्रेजेंट क्लाइमेटिक कंडीशन को अपन ने छाना, प्रेजेंट क्लाइमेटिक कंडीशन अपन पड़ताड़ी, किसके आधार पे, पास्ट क्लाइमेटिक कंडीशन के ऊपर. क्या बोल रहा हूं, बराबर ध्यान में रखो. प्रेजेंट क्लाइमेटिक कंडीशन एनालाइज किया विथ रेफरेंस टू द पास्ट क्लाइमेटिक कंडीशन. मैं इसलिए बार बार रिपीट करता हूं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आने चाहिए. If present climatic conditions are analyzed with reference to the past climatic condition, अपन प्रेडिक्ट कर सकते हैं, अपन अंदाज लगा सकते हैं द क्लाइमेटिक चेंजेस ऑफ द फ्यूचर, कि फ्यूचर में क्लाइमेट में क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं, इसका प्रेडिक्शन अपन कर सकते हैं. If present climatic conditions are analyzed with reference to the past climatic condition, we can predict the climatic changes of the future. However, as the climate is the net result of complex mixture of various atmospheric factor. आपण कालच्या व्हिडिओमध्ये पाहिलेलं आहे, क्लायमेट हे ॲव्हरेज असतो ॲटमॉस्फेरिक कंडिशनचा, वर्षभराचा किंवा तिच्या पहिलेचा किंवा भरपूर वर्षापासूनचा पूर्ण हा ॲव्हरेज असतो. इट द नेट रिझल्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ वेरियस एटमॉस्फेरिक फैक्टर. उसमें हर चीज़ इंक्लूड होती है, रेनफॉल भी आएगा, टेम्परेचर भी आएगा, यानी विंटर सीजन भी आएगा. तो इसमें क्या रहता है, कॉम्प्लेक्स मिक्सचर रहता है, किसका, वेरियस एटमॉस्फेरिक फैक्टर का. फैक्टर कौन से अपने को मालूम है,
अपन ने वेदर रिलेटेड क्लाइमेटिक फैक्टर देखे थे, टेम्परेचर, विजिबिलिटी, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, चार्ट्स मैंने बोला था पहले वी ध्यान में रखो, बाद में चार्ट ध्यान में रखो, ऐसा अपन ने कल पढ़ा था पेज नंबर 96 पे, वो जान दो। अभी फिर से पेज नंबर 97 पे आओ, सेकंड पैराग्राफ पहले से देखो। इफ प्रेजेंट क्लाइमेटिक कंडीशन आर एनालाइज विद रेफरेंस टू द पास्ट क्लाइमेटिक कंडीशन वी कैन प्रेडिक्ट द क्लाइमेटिक चेंजेस ऑफ द फ्यूचर। लेकिन क्लाइमेट कैसा रहता है? नेट रिजल्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ वेरियस एटमॉस्फेरिक फैक्टर। फोरकास्टिंग इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड डिफिकल्ट। एंड क्लाइमेट के बारे में, एवरेज के बारे में कि आने वाला साल कैसा रहेगा, आने वाले 3 साल कैसे रेनफॉल होंगे, आने वाले 4 साल 5 साल में कैसा रेनफॉल होगा, आने वाले 4-5 साल में कितना टेम्परेचर बढ़ सकता है या कम हो सकता है, ये फोरकास्टिंग करना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रहता है और डिफिकल्ट रहता है। क्यों? क्योंकि क्लाइमेट इज द नेट रिजल्ट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ वेरियस एटमॉस्फेरिक फैक्टर। इसमें सब बातें इंक्लूड रहती है। नेट रिजल्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ वेरियस क्लाइमेटिक फैक्टर। फोरकास्टिंग इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड डिफिकल्ट। फोरकास्टिंग इजी रहता है ऐसे जगह पे कि जहाँ पे क्लाइमेटिक चेंजेस बहुत स्लो रहते हैं और एंड ऑफ ए लिमिटेड नेचर। अब लिमिटेड नेचर माने क्या? कि जहाँ पे टेम्परेचर, रेनफॉल ये बंधे हुआ रहता है, यानी उनका सप्लाई ये सब अपने को पहले से मालूम रहता है, यानी यहाँ पे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस रहती नहीं है, तो वहाँ पे अपन फोरकास्टिंग इजीली बता सकते हैं। फोरकास्टिंग इज इजी फॉर प्लेसेस वेयर क्लाइमेटिक चेंजेस आर स्लो एंड ऑफ ए लिमिटेड नेचर। कि बहुत सालों से, बहुत कई ईयर से क्लाइमेट में ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं, रेनफॉल भी ठहरा हुआ है, टेम्परेचर भी ठहरा हुआ है, विंटर भी ठहरा हुआ है कि कितना टेम्परेचर विंटर सीजन में माइनस हो सकता है या कम हो सकता है, ये सब वहाँ पे पहले से ठहरा हुआ रहूँगा। तो वहाँ पे क्लाइमेटिक चेंजेस स्लो है, तो वहाँ पे फोरकास्टिंग करना इजी है। लेकिन अगर क्लाइमेटिक चेंजेस कॉम्प्लेक्स है, इंटरडिपेंडेंट है और रैपिड है, तो वहाँ पे फोरकास्टिंग करना बहुत डिफिकल्ट रहता है। फोरकास्टिंग अंदाज वर्तवणे कोणाचं? क्लायमॅटचं स्लो कधी असते, डिफिकल्ट कधी असते, सॉरी हां, इझी केव्हा राहील किंवा डिफिकल्ट कधी राहील, फोरकास्टिंग करणं इझी केव्हा राहील? क्लायमॅटिक चेंजेस आर स्लो अँड ऑफ अ लिमिटेड नेचर। क्लायमॅटिक चेंजेस स्लो आणि लिमिटेड नेचर राहील तर फोरकास्टिंग करणं इझी आहे. नीट लक्ष द्या, हां, टिक मार्क करून ठेवा नीट. आणि क्लायमॅटिक चेंजेस कॉम्प्लेक्स आहे, एकमेकांवर आधारित आहे आणि भरपूर आहेत आणि मोठ्या प्रमाणात होतात अँड रॅपिड म्हणजे जलद गतीने होतात. मेकिंग फोरकास्ट इज व्हेरी डिफिकल्ट. आखिरी 3 लाइन बराबर ध्यान में रखना. फोरकास्टिंग इज इजी फॉर प्लेसेस वेयर क्लाइमेटिक चेंजेस आर स्लो एंड ऑफ लिमिटेड नेचर, हाउएवर where climatic changes are complex, interdependent and rapid, making forecast is very difficult. तो ये पूरा वेदर के बारे में, क्लाइमेट के बारे में अभी तक अपन ने पढ़ा है. इसमें आप बराबर सब बातें ध्यान में रखना. पेज नंबर 96 की, पेज नंबर 97 की, जो बातें मैंने बोला कि ये टिक मार करके रखो, उसको टिक मार करना. जैसे अभी स्लो कहाँ पे रहता, डिफिकल्ट यानी इजी कहाँ रहता, डिफिकल्ट कहाँ रहता, वो टिक मार करके रखो. ऑब्जर्वेटरीज किसको बोलते हैं, मेट्रोलॉजी माने क्या, इम्पोर्टेंस क्या है उसके, और पेज नंबर 96 में का वो चार्ट और वेदर और क्लाइमेट का डिफरेंस जो मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि आप तैयार करके रख दो. तो ये सब बातें अपने पेज नंबर 96, 97 के बराबर ध्यान में रखना. मैक्सिमम बच्चों को ये लेसन समझने में डिफ़िकल्ट जाता है, लेकिन आप बार बार पढ़ना तो मैक्सिमम बच्चों से आप बहुत ऊपर चले जाओगे. ठीक है, उनको आप पीछे डाल दूंगे. तो ये बात ध्यान में रखना. पेज नंबर 96, 97 बराबर रिवाइज करना. नेक्स्ट पेज नंबर 98, स्टार्टिंग विद द मेट्रोलॉजी. मेट्रोलॉजी सबसे पहले आएगा डेफिनेशन. द साइंस दैट स्टडी द इंटर रिलेशनशिप between the various component of air, natural cycle, geological movement of the earth and climate is called meteorology.
ऐसा विज्ञान है ये कि जो इंटर रिलेशनशिप वेरियस कंपोनेंट की उसकी पढ़ाई करती है। तो कितनी कंपोनेंट दिए आपको? 4 कंपोनेंट दिए हैं। एयर, नेचुरल साइकिल, जियोलॉजिकल मूवमेंट ऑफ द अर्थ एंड क्लाइमेट इज कॉल्ड मेट्रोलॉजी। डेफिनेशन इजी है, फिर से बता रहा हूँ। द साइंस दैट स्टडी द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस कंपोनेंट ऑफ the science that studies the interrelationship between the various component of air, natural cycle, geological movement of the earth and climate। ये 4 बातें ध्यान में रखना। वेरियस कंपोनेंट ऑफ एयर, नेचुरल साइकिल, जियोलॉजिकल मूवमेंट ऑफ द अर्थ एंड क्लाइमेट इज कॉल्ड मेटरोलॉजी। मेटरोलॉजी में किसकी पढ़ाई करते हैं अपन? तो मेट्रोलॉजी में रहता है इंक्लूड द स्टडी ऑफ स्ट्रोम। स्ट्रोमचा अर्थ माहिती आहे ना, की वादळ येते, वादळाचा अभ्यास करणे। अभी अपन ने देखा था कि निसर्ग साइक्लोन, उसके बारे में पहले से बताया गया था कि ऐसा ऐसा आने वाला है, ये निसर्ग साइक्लोन यहाँ से गुजरेगा। तो ये किसने बताया था अपने को? मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने। तो पहला कौन सा हो गया? स्ट्रोम, इंक्लूड द स्टडी ऑफ स्ट्रोम। बाद में क्लाउड्स। अब क्लाउड्स के बारे में पढ़ाई करना कि कितना ह्यूमिडिटी देगा, कितना रेनफॉल हो सकता है, कितना क्लाउडिंग फॉर्मेशन रह सकता है, डे कैसा रहेगा, क्लाउडी रहेगा या ओपन डे रह सकता है। तो ये सब बातें अपने को बताएंगा मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट। अपन खुद भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, लेकिन पहले से प्रेडिक्ट करेंगे मेट्रोलॉजी। ये कल का दिन क्लाउडी रह सकता है, तो ये कौन बोलेगा अपने को? मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट, क्योंकि उनके पास सब इंस्ट्रूमेंट रहते हैं, टेक्नोलॉजीज रहते हैं। तो पहला स्ट्रोम, बाद में क्लाउड, बाद में रेन। अब रेनफॉल के बारे में भी प्रिडिक्शन पहले से अपने को मालूम रहता है कि कल 3 दिन 4 दिन बहुत बारिश आने वाली है, घर के बाहर मत निकलो। तो ऐसा ये अपने को पहले से मालूम रहेगा, पहले से फोरकास्टिंग किया हुआ रहेगा मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने। तो उसकी उन्होंने पढ़ाई की रहती है। तो रेनफॉल के बारे में भी अपने को मालूम रहता है, उनके पास पूरे रिकॉर्ड रहता है कि अभी तक कितनी बारिश हो गई है और कितनी बारिश होने वाली है। बाद में ठंड, जो बादलों की गड़गड़ाहट होती है, जो बादलों का आवाज रहता है, उसको बोलते अपन थंडर। याला मराठीत म्हणतो आपण मेघगर्जना। जे आकाशामधनं जो आवाज येतो आपल्याला, त्याला म्हणतो आपण थंडर। म्हणजे जनरली जेव्हा वीज चमकते त्याच्या पहिले तुम्हाला थंडर अनुभवायला मिळते। आय होप की तुम्हाला थंडर म्हणजे काय समजलं असेल। बाद में लाइटनिंग एंड बिजली चमकना, कि इसकी भी पढ़ाई पहले से की हुई रहती है। तो ये मेट्रोलॉजी इंक्लूड करता है स्टडी ऑफ स्ट्रोम, क्लाउड, रेनफॉल, थंडर, लाइटनिंग एटसेट्रा। पहले डेफिनेशन लिया अपन ने 2 लाइन, बाद में मेट्रोलॉजी काय की पढ़ाई करते हैं। तो 5 चीजें ध्यान में रखना, उसके बाद में एक्स्ट्रा लिखना, स्ट्रोम, क्लाउड, रेनफॉल, थंडर, लाइटनिंग एटसेट्रा। Depending upon study of such factor, weather forecasts are made. They are useful to common people, farmer, fisheries, aviation service, water transport, and various other organization. Depending upon the study of such factor, मैंने आपको पहले बताया ये सब बातों की पढ़ाई करती है, और उसके बाद में वेदर का फोरकास्ट बताते हैं कि आने वाले दिन कैसा रहेगा, कल का दिन कैसा रहेगा, और उसके ऊपर डिपेंड रहता है अपना जीवन। दे आर यूजफुल टू कॉमन पीपल। खेती कि अगर बहुत सारी बारिश आने वाली है तो पहले ही बता दिया जाता है कि आप खेत में मत जाओ। तो फार्मर्स, फिशरीज, फिशर माने क्या कि जिनका पॉन्ड तैयार करके वहां पे फिश का प्रोडक्शन निकालते हैं,
उनका जो बिजनेस रहता है उनको लोगों फिशरीज, एविएशन सर्विस कि बहुत सारा अगर स्ट्रॉम रहेगा तो एविएशन सर्विस कैंसिल हो जाती है। जैसे अपन ने निसर्ग में साइक्लोन में देखा था कि बहुत सारे जो हवाई जहाज थे उनके फेरे रद्द करने पड़े। वाटर ट्रांसपोर्ट कि पानी के अंदर की वाहतुक एंड वेरियस अदर ऑर्गेनाइजेशन। तो एक बात ध्यान में रखना कि सेकंड पैराग्राफ में कि मेट्रोलॉजी बोला तो 5 चीज़ों की पढ़ाई करना, स्ट्रोम, क्लाउड, रेनफॉल, थंडर, लाइटनिंग, ये सब की पढ़ाई करने के बाद में फोरकास्ट वेदर किया जाता है। फोरकास्ट माने अंदाज किया जाता है वेदर का कि कल का दिन कैसा रहेगा। बाद में वो यूजफुल रहता है कॉमन पीपल के लिए, फार्मर के लिए, फिशरीज के लिए, एविएशन सर्विस के लिए, वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए और वेरियस अदर ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो ये दोनों पैराग्राफ छोटे से है लेकिन इजी है, बराबर ध्यान में रखना। नेक्स्ट तुम्हारा लेफ्ट साइड देखो, इंस्टीट्यूट एट वर्क। इंस्टीट्यूट एट वर्क, द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन was established by UNO, United Nations Organization, on 23rd March 1950। ध्यान में रखो, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को एस्टेब्लिश किया यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने, ये एक संगठन रहती है यूएनओ जो वर्ल्ड लेवल पे काम करती है। उसने एस्टेब्लिश किया वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। कब किया? 23 मार्च 1950। और वो ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन फूड सिक्योरिटी कि सब देशों को, सब लोगों को खाना मिलना चाहिए, पानी मिलना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए और एक पिक से संपर्क में रहने चाहिए। दिस ऑर्गेनाइजेशन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन फूड सिक्योरिटी, वाटर ट्रांसपोर्टेशन, वाटर मैनेजमेंट, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। इसको लर्न करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना ध्यान में रखना कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ ने एस्टैब्लिश किया 23 मार्च 1950 को। इसका मेन काम 4 रहते हैं, फूड सिक्योरिटी, वाटर मैनेजमेंट, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। बाद में नेक्स्ट आपके राइट साइड, यूजिंग आईसीटी with the help of various search engine on the internet। गूगल है, इंटरनेट है, एक्सप्लोरर, ये सब सर्च इंजिन कि जिससे अपन अलग अलग चीज़ आपको मालूम होती है। सर्च फॉर लिंक गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट एंड प्रिपेयर ए रिपोर्ट बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड। आपने सर्च करके इंफॉर्मेशन उनकी जमा करो। तो आपने सर्च किया तो आपको ऑटोमेटिकली जो अभी अपन ने दिखा बाजू में, इंस्टीट्यूट एट वर्क, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, आप किसने एस्टेब्लिश किया आपको मालूम है, कहाँ पे एस्टेब्लिश किया आप देख लो बराबर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, IITM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी। मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ बार बार कि 10th स्टैंडर्ड में लॉन्ग फॉर्म आते हैं, शॉर्ट फॉर्म दिए गए देते हैं और इसका शॉर्ट फॉर्म से लॉन्ग फॉर्म लिखना पड़ता है। तो IITM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, जिसका हेड ऑफिस पुणे में है। बाद में NOAA, नेशनल ओशियोनोग्राफिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, नेशनल ओशियोनोग्राफिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये
तीनों शॉर्ट फॉर्म बराबर ध्यान में रखने का है। WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, IITM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, NOAA नेशनल ओशियोनोग्राफिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, नेशनल ओशियोनोग्राफिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, NOAA। आज अपन ने एक बात ध्यान में रखो, अपन ने 1 पेज भी कंप्लीट नहीं लिया है पूरे अपने वीडियो में। जितना मैंने पढ़ा है, जितना बार बार आपको रिपीट किया है, उतनी बार 2-3 बार कम से कम आप ये पढ़ना। और जो अपन ने क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है उसको तो लर्न ही करना। लर्न क्या करना? क्वेश्चन नंबर 5 जो लर्न करने का बोला वो लर्न करो। बाद में मेट्रोलॉजी की डेफिनेशन करो, यहाँ पे पेज नंबर 98 पे जो ऊपर में दिए हो। और बाद में ये 3 जो शॉर्ट फॉर्म दिए हैं वो शॉर्ट फॉर्म बराबर ध्यान में रखो, एंड आपको बाद में इजी जाएगा। ओके।